वैश्विक राजनीति में स्थलीय देशों की तुलना में उनके तटीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके तटीय भूभाग कोस्टल एरिया अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बंदरगाहों के माध्यम से होने वाला व्यापार उन देशों के विकास को निर्धारित करता है। ऐसे में भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के कोस्टल एरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन कोस्टल एरिया में यदि किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना होती है तो इस चेतावनी को दर्शाता है आईएमडी, यानी भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने अभी हाल ही में एक चेतावनी जारी की है जिसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान के आगाज की संभावना है। यदि बात करें इस तूफान के नाम की, तो इस तूफान का नाम क्या है, इसके नामकरण के पीछे की क्या वजह है और साथ में यह बंगाल की खाड़ी वाले इलाकों में क्यों आया है और अधिकांश जो तूफान है जिन्हें हम अंततः इनकी अधिक गति के आधार पर चक्रवात कहते हैं, इनके द्वारा होने वाली जानमाल की हानि के कारण इन्हें चक्रवात कहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसे भी हम आज के सेशन में समझेंगे। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम जानेंगे इसी टॉपिक के इर्द गिर्द सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक है चक्रवात मोंथा को लेकर आईएमडी ने दी चेतावनी या आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। तो खबर क्या है? खबर है कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक डीप डिप्रेशन बना था जो आने वाले समय में, सोमवार मंगलवार कहा गया है कि आने वाले समय में यह चक्रवाती तूफान और अंततः गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप धारण करने वाला है। ये चेतावनी दी किसने? आईएमडी ने। ध्यान रखिएगा, जिसे हम कहते हैं भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, जिसे इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसने कहा कि जो ये हमारे भारत का मैप है जिसमें ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में यह जो चक्रवात है इसकी निर्मित हुई थी। सबसे पहले ये क्या था? एक डीप डिप्रेशन था, गहरा दबाव था। फिर बाद में ऐसी चेतावनी जारी की जा रही है कि यह चक्रवाती तूफान और गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित होने वाला है। जब यह तट से टकराएगा तो इसे एक चक्रवात का नाम दिया गया है मोंथा। इसे चक्रवात मोंथा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से कहा जा रहा है जब यह दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर जब यह गहरा दबाव आगे बढ़ेगा और जब यह तट से टकराएगा तो इसे चक्रवात मोंथा कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक नया चक्रवात जिसके नामकरण की चर्चा हुई, चक्रवात मोंथा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि चक्रवात क्या है, चक्रवात बनते कैसे हैं और जो बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है यहां पर ही अधिकांश चक्रवात क्यों आते हैं। इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम फैक्ट समझ लेते हैं कि जब चक्रवात मोंथा के बारे में भारतीय मौसम विभाग ने कहा तो उन्होंने यह भी कहा कि किस इलाके को ये ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं, कहां पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पड़ेगा इस इलाके में, उड़ीसा, ठीक है, इस वाले इलाके में, ठीक है, तमिलनाडु वाले इलाके में। तो भारी इससे क्या होगा, इस चक्रवात के आने से क्या होगा, यहां भारी से बहुत अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इससे इन राज्यों के जो तटीय जिले हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। इस वजह से पहले से ही आंध्र प्रदेश सरकार ने ओडिशा के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर लोगों को पहले से ही चेतावनी पहुंचा दी गई है। साथ में आंध्र प्रदेश का जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है उसने भी उस क्षेत्र में, उस जिले में पहले से लोगों को सारी जो व्यवस्थाएं कैसे बननी है, कैसे होंगी आगे, इसके लिए तैयार कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारी से बहुत अधिक भारी वर्षा, ठीक है, हैवी टू हैवियर रेनफॉल की बात की गई है। हिस्से कौन से प्रभावित होने वाले हैं? रॉयल सीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इतने हिस्से का मतलब प्रभावित होने वाले हैं। देखिए चक्रवात के बहुत, चूंकि चक्रवात क्या है, ये बहुत तेजी से उठने वाली हवा है या आप कह सकते हैं कि तूफान है। एक बवंडर के रूप में यह आगे बढ़ता है। जैसे तट पर जो लोग निवास करते हैं उनका जीवन यापन, उनका रहन सहन सब प्रभावित होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जान माल की हानि भी इससे होती है। तो इन जिलों में ज्यादा अलर्ट, यानी आप कह सकते हैं हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इंपॉर्टेंट बात, चक्रवात क्या होते हैं ये भी समझते हैं क्योंकि ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चक्रवात क्या है? चक्रवात के बारे में हमने समझा कि चक्रवात हवा का एक विशाल तंत्र है। चक्रवात, आपने चक्रवात को देखा होगा कुछ यूं, ये सर्पीलाकार जो हवाएं हैं, सर्पीलाकार हवाएं ये तेजी से, बहुत तेजी से क्या करती हैं, इस हिस्से को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हिस्सा बनता कैसे है, यानी चक्रवात बनता कैसे है, हम ये समझते हैं। चक्रवात जैसा हमने जाना कि विशाल तंत्र है किसका, हवाओं का, विशाल वायु राशि है। चक्रवात क्या है? चक्रवात एक विशाल वायु राशि है या हवाओं का एक विशाल तंत्र है। आखिर हवाओं का यह विशाल तंत्र कैसे बनता है, इसके पीछे कुछ कारक काम करते हैं, जिनमें से एक कारक है समुद्री सतह के तापमान का 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना या बढ़ना। तो जैसे ही समुद्री सतह के तापमान में 26.5 डिग्री से अधिक या लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, हालांकि समय के साथ साथ इसे अब 26.5 डिग्री सेल्सियस कहा जा रहा है, जैसे ही समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वैसे ही क्या होता है, ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, समुद्र। अब क्या होगा, इस समुद्र वाले हिस्से की बात करें, यहां बस टेम्परेचर बढ़ा लगभग 27 डिग्री, 26.5 डिग्री हम मानकर चलते हैं। जैसे ही यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो हवा क्या हुई, हवा गर्म हुई। हवा गर्म हुई तो क्या हो गया, वाष्पीकरण हुआ। हवा के गर्म होने से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। इस वाष्पीकरण से ये जो हवा, गर्म हवा है, ये ऊपर की ओर उठती है। गर्म हवा जब ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वाष्पीकरण से क्या होगा, गर्म हवा, हवा ऊपर की ओर उठी, ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठती गई, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो हवा है, अब यहां पर घनत्व इसका हो गया कम। इस हवा का या इस इलाके, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर समुद्री सतह का बढ़ा तो ये हवा ऊपर की ओर उठी, और हवा ऊपर की ओर उठी, वाष्पीकरण के साथ उठी, तो सतह के पास जो हवा है उसका घनत्व क्या हो गया, कम, उसका दबाव क्या हो गया, कम। तो यहां पर क्या बन गया, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव का क्षेत्र। ठीक है, अब हम चक्रवात की बात करते हैं। चक्रवात के निर्मित की ये बिल्कुल पहला चरण है। जब लो प्रेशर, जब समुद्र के सतह के टेम्परेचर के बढ़ने से लो प्रेशर यहां क्रिएट होता है, ये हवा ऊपर उठती है। ऊपर जब बहुत ऊपर उठती जाती है तो ये हवा ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ठंडी होती है, और ये हवा ठंडी होती है तो यहां पर संघनन के माध्यम से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ये ठंडी हवा क्यों होती है, क्योंकि यहां पर जो वायु गर्म थी उसमें जो लेटेंट हीट थी, लेटेंट हीट थी, ये लेटेंट हीट निकल गई, तो ये हो गया, ये हो गई ठंडी हवा, यहां पर बन गए बादल। वो जो लेटेंट हीट निकल के आई एकदम से, जो लेटेंट हीट अचानक से निकल कर आई, ये इसने यहां पर गर्मी पैदा कर दी, इस हिस्से में क्या कर दी, गर्मी पैदा कर दी। अब जैसे ही गर्मी पैदा हुई तो ये जो हवा थी गर्म होगी, ये और ऊपर जाएगी। जब ये हवा और ऊपर जाएगी तो क्या हो गया, यहां पर दबाव कम हो गया, यहां घनत्व कम हो गया, तो इस स्थान को भरने के लिए इसके आसपास की जो ठंडी हवा है वो बहुत तेजी से इस स्थान को भरने के लिए आती है। और ये जो ठंडी हवा इस स्थान को भरने के लिए बहुत तेजी से आती है, ये हवा, ये ठंडी हवा इस स्थान को भरने के लिए जो बहुत तेजी से आती है, तो ये इस प्रकार सर्पीलाकार हो जाती है। सर्पीलाकार होने के पीछे की वजह है पृथ्वी की घूर्णन गति, और पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से उत्पन्न कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से ये जो हवा की दिशा है ये सर्पीलाकार हो जाती है, सर्पीलाकार होती है। लेटेंट हीट अब इस हवा को और दबाव की हीट मिली यहाँ पर, ये उसे और यानी ऊंचाई की ओर लेके जाती है, और जितनी ज्यादा ये हवा ऊंची जाती है इसका प्रभाव उतना प्रचंड और तेज होता जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ये चक्रवात उतना ज्यादा हानिकारक, उतना बड़ा और विशाल माना जाएगा। तो क्या है, मुख्य कारण क्या है, जैसे ही समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो ये गर्म हवा ये ऊपर की ओर उठी, नम हवा जैसे ऊपर की ओर उठती है नीचे निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए क्या होता है, ठंडी हवा, उस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा चारों तरफ से आती है। ये ठंडी हवा जब चारों तरफ से यहाँ आती है तो ये क्या करती है, इस क्योंकि बहुत तेजी से आती है तो इसका जो आकार है देखिए ये कुछ ऐसे सर्पीलाकार हो जाता है, बहुत तेजी से आई। अब ये जो बहुत तेजी से हवा आई
इसकी वजह से चक्रवात की निर्मित होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हवा का घनत्व नीचे कम हुआ, दबाव कम हुआ, लो प्रेशर बना, इसको भरने के लिए बहुत तेजी से ठंडी हवा आई, सर्पिल हवाएं जब आती हैं तो इन्हें कहा जाता है कि चक्रवात का निर्माण हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि इन हवाओं की बात की जाती है, जब चक्रवात की बात की जाएगी तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा अलग अलग होती है। यदि चक्रवात का फॉर्मेशन उत्तरी गोलार्ध में है तो इसकी दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। यदि चक्रवात का फॉर्मेशन दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है तो इसका जो होगा हवाओं की जो दिशा होगी चक्रवात में वह क्या होगी, वह होगी क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, क्या होगी, दक्षिणावर्त। तो चक्रवात की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर अलग अलग हवा की गति या दिशा होती है, ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हमने बात की दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की, पृथ्वी में अलग अलग लोकेशन में यदि चक्रवात बनते हैं तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं उत्तरी अमेरिका वाले, दक्षिणी अमेरिका वाले, जापान वाले इलाकों में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है, इस इलाके में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। यानी हम जब अमेरिका वाले हिस्से की बात करते हैं, खासकर पूर्वी और उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तब, हालांकि दक्षिणी अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं तब इन्हें हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। कई हिस्सों में टाइफून, जैसे कि हमने चर्चा की कि जापान वाले इलाके में। भारत में इन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारत में अमूमन जो सबसे खतरनाक चक्रवात माने जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री, मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इसीलिए इन्हें इसी के आधार पर क्योंकि रीजन क्या है, ये उष्णकटिबंधीय रीजन है, तो इस रीजन में यदि कोई चक्रवात आते हैं तो उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो अक्टूबर का महीना है वो भारत में अमूमन सामान्यतः 1 से 2 चक्रवात यहाँ हिट करते हैं अक्टूबर के महीने में, इसलिए माना जाता है कि अक्टूबर के महीने में कोई ना कोई चक्रवात भारत में आता ही है। तो ये हमने बात की चक्रवातों के बारे में। जब ये ऊपर जाकर बादल बने और ठंड, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ये बीच वाला हिस्सा है जहां पर शांत है मौसम, ठीक है, ये शांत जो हिस्सा है इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। ठीक है, तो ये चक्रवात की आंख, ऊपर जाकर जब ये ठंडा हो गया पूरा, अंततः जब नमी हट जाती है, पूरा बादल बनता है, बारिश हो जाती है, तो चक्रवात इस वाले हिस्से में फिर चक्रवात समाप्त हो जाता है। बात कर लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ही सबसे ज्यादा चक्रवात क्यों आते हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चक्रवातों के प्रकार के बारे में। IMD या विश्व मौसम संगठन यानी WMO के आधार पर यदि हम बात करें कि दिशा निर्देशों के पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में निम्न दबाव वाली प्रणालियों में अलग अलग आधार पर चक्रवात देखे जाते हैं। जैसे अगर विक्षोभ केवल लो प्रेशर बनता है मात्र तो ये 31 से कम, वायु की जो गति है किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पर 31 से कम होती है। डिप्रेशन जैसी स्थिति बनती है तो 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अभी जो स्थिति थी शुरू में वो डीप डिप्रेशन वाली स्थिति थी, लगभग 49 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये बढ़कर अब किसकी ओर आ रही है, तूफान की ओर। तो साइक्लोन स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर रही है 61 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़कर ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लेगी, ऐसा IMD ने कहा है। इसका मतलब कि जो तटीय वाले इलाके हैं बंगाल की खाड़ी वाले वो ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा। अंत में एक स्थिति आती है साइक्लोन की, सुपर साइक्लोन, जिसमें इनके बीच जो सर्पीला काल जो हवाएं हैं, ये सर्पीला काल हवाओं की जो दिशा है बहुत तेज हो जाती है, लगभग 221 से भी अधिक यानी 221 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे बहुत अधिक व्यापक मात्रा में जान माल की हानि संभव हो जाती है। तो बचते हैं इस स्थान में सुपर, या आप कह सकते हैं कि वैश्विक लेवल पर सुपर साइक्लोन ना आए इस बात की कोशिश की जाती है। हालांकि जो जलवायु दशाएं आजकल आ रही हैं उन जलवायु दशाओं की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार ऐसा देखने को मिला है कि अब चक्रवात संबंधी जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में ही क्यों। तो सबसे पहली बात, बंगाल की खाड़ी की फनल जैसी आकृति के कारण। जैसे फनल जैसी आकृति है इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में जो हवा है, एक तो हवा प्लस लहरें, हवा और लहरों का
एक ही बिंदु पर ये क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। हवा और लहरें हमने देखा भी भारत वाले मैप में, आपने देखा ये एक ही बिंदु पर, यहाँ हवा और लहरें, हवा प्लस लहरें एक ही बिंदु पर टकराकर क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। जहां एक ही बिंदु पर, क्योंकि फनल जैसी आकृति है, हवा और लहरें जब एक ही बिंदु पर सिमट जाती हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, गर्म हुआ तापमान, ऊपर की ओर हवाएं उठी, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, चक्रवात की दशाएं यहाँ ज्यादा बन जाती है इसी वजह से, क्योंकि इसका फलन नुमा इसकी आकृति है। तो बड़ी तूफानी जो लहरें हैं उनकी यहाँ पर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान देखने को मिलते हैं। वायुमंडलीय जो गतिविधियां हैं यहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा है तापमान। जो इस इलाके की बात करते हैं जब बंगाल की खाड़ी में, तो अरब सागर की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए अरब सागर के आसपास जो चक्रवात है वो कम बनते हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा बनते हैं। तो पानी जितना ज्यादा गर्म होगा, चक्रवात उतना तीव्र होगा, और बंगाल की खाड़ी में तापमान ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर चक्रवात ज्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा है चक्रवाती विक्षोभ। चक्रवाती विक्षोभ की हम बात करें तो आमतौर पर जो समुद्री है या भूमि के आसपास जो चक्रवाती विक्षोभ है वो देखने को हमें मिलते हैं, खास तौर पर जब वायु की तीव्रता अधिक हो जाती है। इसके कारण अक्टूबर में देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में जो चक्रवात है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी में बहुत अधिक डेल्टा है, बहुत अधिक एस्चुरीज हैं, बहुत अधिक पॉकेट खाड़ियां, छोटी छोटी खाड़ियां हैं, इसका सीधा तट है। तो कई बार ये सारी वजहें भी मिलकर उस इलाके में चक्रवात की फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। बात करते हैं कि आखिर चक्रवात के नामकरण में कौन कौन शामिल है और इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखिए, चक्रवातों के नामकरण में है शामिल, वर्ष 2000 में सबसे पहला जो प्रयास हुआ था वह WMO, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्षेत्र जो वैश्विक लेवल पर चक्रवातों के बारे में चर्चा करता है। दूसरा आपको नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये जो आप ESCAP देख रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन, ये ध्यान रखिएगा कि ये संस्था जो है यूनाइटेड नेशन की, इसलिए यूनाइटेड नेशन लिखा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, क्योंकि EC लिखा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, ये कमीशन कहां पर बना है, किस क्षेत्र के लिए बना है, तो सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये कमीशन है जो काम करता है। और वर्ल्ड लेवल पर हमने बात की किसकी, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, WMO, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों देशों का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कई राष्ट्रों का समूह है। ठीक है, ये क्या है, ये कई राष्ट्रों का समूह है। 2000 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2000 में इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, इसमें शामिल था बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा, बांग्लादेश, ये बात कर रही हूं मैं 2000 की, भारत, मालदीव, ठीक है, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ये सभी देश इसमें शामिल थे। जो तो एक और देश का नाम आपको याद रखना है, कम से कम आसपास के देश, म्यांमार, पाकिस्तान, पड़ोसी देशों का नाम तो आपको पता होना, श्रीलंका इसमें शामिल है, थाईलैंड, ये भी देश है जो चक्रीय आधार पर, ये क्या करता था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चक्रीय आधार पर चक्रवातों के नामकरण के लिए क्या करता था, चक्रीय आधार पर, कि एक देश, पहले एक देश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चक्रीय आधार पर चक्र चलता था और चक्रवातों का नामकरण होता था। फिर प्रत्येक देश द्वारा सुझाव दिया जाता था, ये नाम है, पूरा जो पैनल है ये पैनल पूरा एक सूची तैयार करती थी। क्या हुआ, 2018 में 5 देश और शामिल हुए, ईरान, कतर,
सऊदी अरब, यूएई, यमन, 5 देश शामिल हुए। फिर 2020 में आईएमडी ने क्या किया, देखिए 2018 में 5 देश शामिल हुए, प्लस यानी 5 देश ऐड हुए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरब। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है ईयर वाइज ये आपसे पूछ भी ले। और 1 2 3 4 5 यमन, ठीक है, ये देश शामिल हुए। फिर वो 2020 में आईएमडी यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत की हम बात करें, भारतीय मौसम विभाग ने 169 चक्रवातों के नाम की एक सूची जारी की, ठीक है। कितने लोगों की, 169 चक्रवातों के नाम की सूची जारी की, जिसमें इन 13 देशों द्वारा 13 नाम सुझाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये नाम क्यों रखे जाते हैं, क्यों जरूरी है इनका नामकरण, ये भी ध्यान रखें, इसलिए ताकि आम जनता की मदद की जा सके। आम जनता को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उस क्षेत्र में, बताया जाएगा ये चक्रवात आने वाला है, आम जनता को वहां से विस्थापित किया जाएगा, अलग क्षेत्र में सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएंगी जो तट वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा कुछ लोगों को नहीं पता तो नाम के आधार पर बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इस नाम का चक्रवाती तूफान आया है। दूसरा, वैज्ञानिक समुदाय किस नाम से संबोधित करेगा, किस क्षेत्र में ऐसी घटना घटित हुई है। इसके अलावा मीडिया कैसे संबोधित करेगा, आपदा प्रबंधकों द्वारा कैसे, किस आधार, कैसे लोगों को बताया जाएगा, तो इसके लिए एक नाम जरूरी हो जाता है, इसीलिए नाम इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अलग अलग चक्रवातों की पहचान करने के लिए भी नामकरण किया जाता है। इसके अलावा उस क्षेत्र के विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और सामुदायिक तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कैसे चेतावनी जारी की जाएगी, इसके पीछे भी कारण बताया जाता है कि जब नाम रखा जाएगा तो चेतावनी जारी करने में, लोगों को बताने में, उस समुदाय को इकट्ठा करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जब चक्रवातों का नामकरण किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति, राजनीतिक हस्तियों और धार्मिक मान्यताओं, संस्कृतियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन सबसे तटस्थ रहकर उनका नामकरण किया जाता है। अब आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की प्रश्न क्या है, प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में जल का तापमान अधिक होना। ऑप्शन बी, अरब सागर में हवा का दाब अधिक होना। ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी का छोटा आकार। और ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में ठंडी हवाओं का प्रवाह। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।